हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इसको हम वर्ड टू वर्ड अच्छे से देखेंगे क्योंकि वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम लोग को अच्छे से पता लग जाए। तो सबसे पहले ये जो इमेज है इसमें देखिए रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में भी देखा था। रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर जनरल थे किसके? बंगाल के। रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। 1765 पे ये मुगल रूलर से क्या कर रहे हैं? दीवानी राइट्स ले रहे हैं। मतलब दीवानी राइट्स क्या थे? कर इकट्ठा करने का अधिकार। जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार था वो पहले मुगल्स के पास था। मुगल्स क्योंकि इनसे हार चुके थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब अंग्रेज़ों को रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया था, दीवानी राइट्स दे दिए थे। द कंपनी becomes the दीवान ऑन 12 अगस्त 1795। 12 अगस्त 1795 को जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान जो था ना बंगाल का वो अपॉइंट कर दिया था। एक्चुअल इवेंट जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुई थी। तो देखिए जो एक्चुअल इवेंट थी वो तो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुई थी जिसमें बहुत ही कम इंग्लिशमैन थे और कुछ इंडियन विटनेस थे। ये पेंटिंग जो है हमें दिखाती है इस इवेंट के बारे में कि ये इवेंट कितना बड़ा ओकेजन रहा होगा कि जो नवाब है वो अब दीवानी राइट्स अपने सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट क्लाइव को दे रहा है। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन द ब्रिटिश इमेजिनेशन। बहुत ही बड़ा मेमोरेबल इवेंट रहा होगा क्लाइव की लाइफ में भी, रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ में भी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अंग्रेज़ों के आगे ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था। दीवानी एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। जब वो दीवान बन गए तो सारा का सारा पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बंगाल की इनके ही हाथ में आ गई, अंग्रेज़ों के हाथ में। और अब इनको नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब उनके हाथ में जब पैसे इकट्ठा करने का अधिकार आ गया तो उन्होंने ये सोचा कि किस तरीके से अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और ये जो रिसोर्सेज हैं और ये जो रेवेन्यू है इसको अपने हाथों में लिया जाए। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड yield enough revenue to meet the growing expenses of the company। तो इसको हमें इस तरीके से करना होगा जिससे जो रेवेन्यू है ना वो और भी ज़्यादा अच्छे से जनरेट हो पाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कमा पाए। मेन इनका ये था ताकि वो अपने जो खर्चे हैं कंपनी के वो सारे निकाल पाए। ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। अब इसको ट्रेडिंग कंपनी को ये भी इंश्योर करना था कि जिसको खरीदने की इनको ज़रूरत है वो आराम से खरीद पाए और जो बेचना है वो आराम से बेच पाए। अब हर चीज़ के लिए इनके पास पैसा आ गया था। Over the years, company also learned that it had to move with some caution। इतने सालों में, क्योंकि ये लोग तो 1600s के टाइम पे आ गए थे। दीवानी राइट इनको कब मिले? 1775 के टाइम पर, है ना। बस इनको इतने सालों में 150 से ज़्यादा साल इन्हें हमारे देश में हो चुके थे, तो इनको समझ में आ गया था कि हम लोगों को बहुत ही एहतियात बरत के बहुत ही अच्छे से अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये एलियन पावर थे, मतलब बाहर दूसरे देश के थे, इनको पेसिफाई करना पड़ेगा। दोज हु इन द पास्ट हैज रूल द कंट्री साइड। पेसिफाई मतलब उनको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, उनको शांत करना पड़ेगा। जो पहले मतलब इस देश के, हमारे देश के लोग ही पहले हमारे देश पर राज कर रहे थे, अब ये अंग्रेज़ बाहर से आए थे, तो इन्होंने समझ गए थे इस बात को कि हमें लोगों को कंट्रोल करने के लिए पहले इनके राजाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा और हम वैसी अथॉरिटी और प्रेस्टीज, इज्जत और हर चीज़ अपने पास भी हम कमा पाएँ, रख पाएँ। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। अब इनको समझ में आ गया कि जो लोग लोकल पावर कंट्रोल कर रहे हैं ना, जिनके हाथ में लोकल पावर है, उनको हमें अपने अंडर में लेना होगा, मगर उन्हें हटाना नहीं होगा, क्योंकि उनको हटा देंगे तो जो लोग हैं वो समझेंगे कि भाई ये गोरी चमड़ी के लोग, मतलब कि ये अलग से दिखने वाले बाहर से आए हुए लोग ये हम पे क्यों राज कर रहे हैं, ये हमसे क्यों चीज़ें ले रहे हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने लोकल लेवल पे जो लोग थे ना, जो हेड हुआ करते थे, उनको अपने अंडर में ले लिया कि भाई तुम रेवेन्यू इकट्ठा करके हमें प्रोवाइड करोगे। बट ये किस तरीके से किया गया, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से कॉलोनाइज़ किया। कॉलोनाइज़ मतलब गुलाम बनाया कंट्री साइड को, गाँव को किस तरीके से गुलाम बनाया गया। जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, जो इनके कर इकट्ठा करने के तरीके जिससे ये पैसा कमा सके, वो चीज़ें कैसे अरेंज करी गई। रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के राइट्स को रीडिफाइन किया गया कि अच्छा ये तुम्हारे हक हैं, पहले थे हमें नहीं मतलब है उससे, अब क्या है और अब आने वाले टाइम में क्या होंगे हमारे अंडर में, ये सब कुछ डिफाइन किया गया दोबारा से। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और कौन कौन सी
फसलें उगवाना चाहती थी जो कंपनी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ जो फसल उगवाना चाहते थे वो फसल भी उगवा पाए। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो नील की खेती करवाना चाहते थे, और हमारे देश के लोग तो अपने दाल चावल और ये सब उगाना चाहते थे, है ना। देखते हैं अब आगे आता है रेवेन्यू फॉर द कंट्री, कंट्री नहीं, रेवेन्यू फॉर द कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज। तो कंपनी जो है वो अब दीवान बन चुकी थी, बट इसको खुद फिर भी देखना था प्राइमरी एज अ ट्रेडर। स्टार्टिंग में ये दीवान बन गई, पैसे इकट्ठे कर रही थी, बट ये रूलर नहीं बनना चाहते थे, राजा नहीं बनना चाहते थे। तभी सोचते थे कि हम लोग पैसा इकट्ठा करते रहे, अपना व्यापार करते रहे। इस तरीके से चीज़ें चलती रहीं। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप अ रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। ये चाहते थे इनको खूब सारा पैसा मिल जाए, मगर वो पैसा जो इनको मिल रहा है ना, ये विलिंग है कि एक सिस्टम बना ले कि किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। इस सिस्टम बनाने के खिलाफ थे, क्योंकि नहीं लगा था हम पैसा कमाते रहे, किसी भी तरह अपना व्यापार करते रहे। तो एफर्ट लगाए गए कि किससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करा जा सके। और फाइन कॉटन, मतलब हम कितना ज़्यादा पैसा ले लें ताकि हम लोग उन पैसों से बहुत ही खूब अच्छी फाइन कॉटन खरीद लें। सिल्क जो है सब कुछ सस्ते सस्ते में खरीद लें, जितना सस्ता हो सकता है उतने सस्ते में हम खरीद लें। तो ये लोग क्या चाहते थे, कर के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें और जितना हो सके पैसा इकट्ठा करके सस्ते से सस्ता सामान खरीद लें। तो 5 साल के अंदर अंदर वैल्यू जो थी ना गुड्स की बॉट बाय कंपनी in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India, importing goods and silver from Britain. अब पहले जब 1865 से पहले ये जो सामान खरीदते थे ना, उस सामान को खरीदने के लिए इन लोगों को ब्रिटेन से सोना चांदी, मतलब हमारे देश के लोगों को सोना चांदी देते थे, फिर सामान खरीदते थे। बट अब क्या होने लगा था, अब ये रेवेन्यू इतना कमा लेते थे, लोगों से कर ही इतना इकट्ठा कर लेते थे कि उसी पैसे को दे करके ये सामान खरीद लेते थे, और इनका ही सब कुछ हक चलता था। तो सस्ते से सस्ता सामान खरीदने की कोशिश करते थे, जिससे हमारे जो इंडिया के लोग थे उन लोगों को लॉस भी होता था। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट, है ना। सून ये क्लियर हो गया कि बंगाल की जो इकोनॉमी है ना वो काफ़ी ज़्यादा डीप क्राइसिस में जाने वाली, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। अब किसानों के पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो खेती में दोबारा इन्वेस्ट कैसे करेंगे। आर्टिसंस जो है ना वो गाँव छोड़ के जाने लगे, मतलब जो कारीगर थे गाँव छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में कंपनी को ज़बरदस्ती, मतलब उनसे कहा जाता था कि सस्ते से सस्ते में तो हमें जो है अपना सामान बेच दो, और इससे आर्टिसंस को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो वो गाँव छोड़ के जाने लगे। पीजेंट्स जो है इतना ज़्यादा उनसे टैक्स वसूला जा रहा था, कर लिया जा रहा था कि वो भी मतलब पे नहीं कर पा रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन, मतलब हमारे देश के जो आर्टिस्ट थे ना उनकी, क्योंकि इतना सस्ता सामान उन्हें बेचना पड़ रहा था अंग्रेजों को कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था, इनफैक्ट नुकसान हो रहा था। तो आर्टिसनल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई। एग्रीकल्चर कल्टिवेशन भी एकदम से कोलैप्स में आ गई, क्योंकि इतना ज़्यादा वो पैसा उन्हें देना पड़ रहा था कि अगली फसल के लिए उनके पास पैसा बचता ही नहीं था। कोलैप्स का मतलब होता है एकदम टूट जाना, ख़त्म हो जाना। देन 1770 के टाइम पे काफ़ी टेरेबल फेमाइन आई। फेमाइन होती है भुखमरी, क्योंकि जिसमें लगभग 10 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 करोड़ लोग मर गए, जो कि 3 करोड़ पॉपुलेशन थी उस समय बंगाल की, उसमें से 1 करोड़ लोग मर गए। सोच रहे हैं आप लोग 1770 के टाइम पे, हमारे देश में उससे पहले कभी ऐसी भुखमरी नहीं आई थी। अंग्रेज़ों ने आने के मतलब इनके कुछ टाइम बाद ही इन्होंने क्या हालत कर दी थी बंगाल की, 1 करोड़ लोग मर गए थे उस भुखमरी की वजह से। मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में पड़ता है, उसका ये हमारे पास एक पिक्चर है कि हाट है, कितने सारे लोग व्यापारी वगैरह व्यापार कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में हमें दिखाया गया है। अब आगे आता है नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। हम लोगों को अब क्या है, इन लोगों को पता लग गया अंग्रेज़ों को कि इतना ज़्यादा कर वसूल कर रहे हैं और कुछ उगा नहीं पा रहे हैं किसान, अब इनका भी कैसे नुकसान ही हो जाएगा। तो जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, इसने सोचा इसके बारे में, कोई अच्छा इंसान तो था नहीं, ये भी सब ऐसे ही थे। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है, चार्ल्स कॉर्नवालिस वो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है। यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब हर एग्जाम्स में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, कौन लेकर के आया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि तो जो कॉर्नवालिस है ना, ये परमानेंट सेटलमेंट लेके आया। अब आपको याद करने का एक तरीका मैं बताती हूँ। कॉर्न क्या होता है, मक्का, मक्का को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं ना। तो कॉर्न, मक्का किससे रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है ना। और परमानेंट सेटलमेंट किससे रिलेटेड है, ये भी खेती से ही रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है।
तो देखिए, नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर इकोनॉमी जो है वो रून्स में है, रून्स मतलब है बिल्कुल बर्बादी में है, तो कंपनी को ये रेवेन्यू कैसे मिलेगा, कंपनी कैसे कमाएगी? तो कंपनी के ऑफिशियल को लगा कि भाई लैंड में ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। बट ये होगा कैसे? तो आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट, 2 डिकेड्स मतलब 20 साल की क्वेश्चन आंसरिंग डिबेट के बाद, विवाद के बाद, कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट इन 1789। तो 1793 में, ठीक है, 1789 और 3 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का मतलब स्टार्ट किया। बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इसमें क्या होता था? अब ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करना है इसको, इंपॉर्टेंट है बहुत ये परमानेंट सेटलमेंट। तो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इसमें क्या होता था कि राजा या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंसान या फिर तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज ज़मींदार। अब राजा को ज़मींदार या तालुकदार मतलब एक इलाका है, उस इलाके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन जो है जिसके पास ज़मीनें वगैरह हो, उसको ज़मींदार बना दिया गया। उनसे बोला गया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, ठीक है, पीजेंट से जा कर के। They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company, मतलब जो रेंट वगैरह कलेक्ट करें लोगों से और वो पैसा जो है कंपनी को पे करते। अमाउंट टू बी पेड जो है कि कितना पैसा कंपनी लेगी, कितना रेवेन्यू होगा, वो हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया, परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। दिस इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इवन इन फ्यूचर, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए सदा के लिए फिक्स कर दिया इन्होंने कि फ्यूचर में भी कभी नहीं बढ़ाएंगे। इनको ऐसा लगा कि दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो अंग्रेजों को ये लगा कि हम रेवेन्यू को फिक्स कर देंगे तो इससे क्या होगा कि ज़मींदार जो है वो अच्छे से कलेक्ट कर पाएगा, तो कंपनी के कॉफर्स में, कंपनी के कॉफर मतलब कंपनी के एक टाइप खजाने में, कंपनी के पास तो हमेशा पैसा आता ही रहेगा। और जब हम लोग आगे फ्यूचर में भी कभी रेवेन्यू बढ़ाएंगे ही नहीं तो क्या होगा, खेती जब इम्प्रूव होगी तो वो खेती में इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़मींदार और ज़्यादा मतलब खेती अच्छी हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, सिंस रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि रेवेन्यू डिमांड स्टेट इंक्रीज नहीं करेगा तो ज़मींदार को बेनिफिट होगा और वो लैंड के प्रोडक्शन में जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर देगा, ऐसा कंपनी ने सोचा था। बट प्रॉब्लम क्या थी, परमानेंट सेटलमेंट ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर दी थी, क्योंकि कंपनी ऑफिशियल्स को पता लगा कि ज़मींदार वर नॉट इनफैक्ट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। ज़मींदार जो है इन्वेस्टमेंट में इम्प्रूव मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हैं ज़मीन में, चाहे वो रेवेन्यू कंपनी कम ले रही है या कम नहीं ले रही थी, अभी हम देखेंगे, चाहे रेवेन्यू फिक्स है मगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ज़मींदार फिर भी, क्योंकि रेवेन्यू जो कि फिक्स किया गया था ना वो इतना ज़्यादा था कि ज़मींदार रेवेन्यू ही नहीं पे कर पाते थे। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 80 रुपये आप टैक्स ले रहे हैं, चाहे वो पूरी ज़िंदगी के लिए 80 रुपये है, फिर भी भाई वो 80 रुपये देना भी तो कितना मुश्किल हो जाएगा, आप अपने खर्चे कहाँ से निकालोगे। इसी तरीके की कंडीशन कर रखी थी कि रेवेन्यू जो इन्होंने बनाया था ना, फिक्स करा था, वो इतना ज़्यादा हाई था कि ज़मींदार ही उसे पे नहीं कर पा रहे थे। और कोई ज़मींदार जो है अगर रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मींदारी खो जाती थी, उसकी ज़मींदारी उसे छीन लेते थे। काफ़ी सारे ज़मींदार्स को मतलब ऑक्शन होता था, बोली लगाई जाती थी कि अच्छा कौन सा ज़मींदार इस वाली ज़मीन को, इस वाले इलाके को कितने में खरीद सकता है ना। तो इस तरीके की बोली लगाई जाती थी और जो ज़मींदार पैसा मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेज़ों को नहीं दे पाता था उसकी ज़मीन की बोली लगवा देते थे ये लोग, तो उसका ज़मींदारी राइट हट जाता था। भाई फर्स्ट डिकेड मतलब स्टार्टिंग के जो 10 साल थे ना 19th सेंचुरी के, उसमें सिचुएशन में बदलाव आया। प्राइजेस जो थे ना वो मार्केट में बढ़ने लगे और कल्टीवेशन मतलब खेती जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगी। इसका मतलब हुआ कि ज़मींदारों की इनकम बढ़ने लगी मगर कंपनी का कोई भी गेन नहीं हुआ, सिंस क्योंकि वो अपना रेवेन्यू को नहीं बढ़ा सकती थी और उसको फिक्स कर दिया था। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ने लगे तो ज़मींदारों को तो फ़ायदा होने लगा मगर कंपनी जो है वो रेट नहीं बढ़ा सकती थी। अब कंपनी को टेंशन हो गई कि भाई इन्हें फ़ायदा हो रहा है, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। इवन ज़मींदार बढ़े हुए फ़ायदे के बाद भी लैंड में इतना ज़्यादा लैंड में इंटरेस्ट नहीं लगते थे इम्प्रूवमेंट उसमें लाने के लिए। कुछ जो ज़मींदार थे उनका लैंड उससे छूट गया था अर्ली ईयर्स में ही, इसलिए जो अदर्स थे ना वो सोचते थे कि पता नहीं अंग्रेज हमसे कभी ज़मींदारी राइट्स ले लेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा खसोट सकते हो लोगों को उतना उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकलवा लो, ठीक है। अर्निंग विदाउट द ट्रबल ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा, हमसे ज़मींदारी ले ली तो हमें क्या फ़ायदा होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे लैंड में। एज लॉन्ग एज ज़मींदार कुड गिव आउट लैंड टू टेनांट एंड
गेट रेंट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। और जितना मतलब जब तक उन्हें आराम से पैसा मिल रहा है, अकर ही तो इकट्ठा करने का काम होता था, ज़मींदारों को कोई काम ही नहीं होता था, इन्हें सिर्फ करा इकट्ठा करते थे और अपने ऐश करते थे। तो इसलिए उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो लैंड या एग्रीकल्चर में कुछ इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से परमानेंट सेटलमेंट से कंपनी को और ज़मींदारों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, बट और किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये अच्छी नहीं रही ये वाली टेक्निक। तो ऑन द अदर हैंड विलेजेस में जो कल्टीवेटर थे वो एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव मानते थे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। रेंट जो था ना, जो पैसे देने होते थे ज़मींदार को, बहुत ही ज़्यादा हाई होते थे। और उनका मतलब ज़मीन का तुम पैसा पे कर रहे हो मगर वो ज़मीन भी तुम्हारी नहीं है, वो ज़मीन तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम देख रहे हो कि इस ज़मीन पे से तुम कर भी दे रहे हो, और अगर एक बार तुमने कुछ टाइम तक कर नहीं दिया तो इस ज़मीन से तुम्हें हटा देंगे। जो ज़मीन, जो घर तुम्हारा सदियों से है, मतलब तुम्हारी जनरेशन से जनरेशन में जो ज़मीन तुम्हारी चली आ रही है, वो तुम रेवेन्यू नहीं पे करोगे तो वो तुमसे छीन ली जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरिंग था ये किसानों के लिए भी। टू पे द रेंट दे हैड, उनको रेंट पे करने के लिए लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से, और जब वो लोन नहीं चुका पाते थे तो उनके लैंड से उनको क्या कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था, उनको निकाल दिया जाता था। अब ये सिस्टम तो भाई चला नहीं, तो एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश गई। तो अर्ली 19th सेंचुरी में मैनी ऑफ द कंपनी जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कन्विंस हो गए थे कि जो रेवेन्यू है ना वो हैड टू बी चेंज्ड अगेन। ये सिस्टम ऑफ रेवेन्यू जो है ना परमानेंट वाला, जो कॉर्नवालिस लेकर के आया था, जो 1700, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से ईयर में था, ठीक है। तो ये लाया गया था, बट काम तो इससे चल नहीं रहा था, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव किए जाने हमें पड़ेंगे। हाउ कुड रेवेन्यू भी फिक्स परमानेंटली एट अ टाइम, रेवेन्यू कैसे हम लोग परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ट्रेड करना है, कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी रेवेन्यू भी ज़्यादा लेगी, चाहे लोग भूखे मरे चाहे कुछ हो, हमें तो पैसा ज़्यादा चाहिए, कंपनी तो ऐसी ही थी। तो ये वाला जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये बंगाल वाले रीजन में चलाया, बट सक्सेसफुल इतना नहीं रहा। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, नॉर्थ मतलब ये वाला बंगाल है, बंगाल के जो नॉर्थ वेस्ट में थी यानी कि यूपी, ठीक है। इसमें एक और इंग्लिशमैन थे, हॉल्ट मैकेंजी, ये भी इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। परमानेंट सेटलमेंट हो गया आपका, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया है। अब ये नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, जो मैकेंजी था ना, हॉल्ट मैकेंजी, तो इसने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जिसको 1822 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया। 1822 में एक नया सिस्टम आया जो कि हॉल्ट मैकेंजी लाया, ठीक है। उसको लगा कि विलेज जो है ना, जो गांव है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी में, और इसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मतलब गांव जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों की ज़िंदगी में। उसकी डायरेक्शन के अंदर जो कलेक्टर्स थे ना, वो गाँव से गाँव जाते थे। हॉल्ट मैकेंजी ने कहा कि जो कलेक्टर्स हैं, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग गांव जाएंगे, लैंड को इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब ज़मीन देखेंगे कि ज़मीन कैसी है और फील्ड कितने बड़े बड़े हैं, और रिकॉर्ड करेंगे कस्टम और ट्रेडिशंस जो थे, मतलब किस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप काम करते हैं। फिर रेवेन्यू एस्टिमेट किया जाएगा प्लॉट का विद इन अ विलेज एंड वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज को ना मंडल कहा गया, विलेज हैड टू पे। तो मतलब पूरे विलेज को ना अलग अलग पार्ट्स में जैसे इन्होंने डिवाइड कर दिया कि किसके पास कितना लैंड है और कितने लैंड से कितना रेवेन्यू आ सकता है, वो भी इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। फिर उस सारे रेवेन्यू को इन्होंने पूरे के पूरे गांव के रेवेन्यू को इन्होंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर वो टोटल रेवेन्यू निकला। और ये जो गांव होता था ना, इसको महल कहा जाता था, ठीक है, गांव को महल कहा जाता था। डिमांड वॉज रिवाइज पीरियोडिकली, अब डिमांड फिक्स नहीं होगी, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा टाइम के साथ साथ, परमानेंटली फिक्स नहीं होगी। अब चार्ज जो था ना कलेक्ट करने का रेवेन्यू को, वो पेइंग एट टू कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन। तो गांव का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था ना, उसके पास चार्ज था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और कंपनी को देगा, ज़मींदार ये नहीं करेगा। तो ये जो सिस्टम था ना, जिसमें ज़मींदार रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करेगा, विलेज का जो हेड है वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, विलेज हेडमैन, इसी सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहा गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए महल में भी एम आता है और मैकेंजी में भी क्या आता है, एम आता है। तो लॉर्ड मैकेंजी ने, ये देखिए हॉल्ट मैकेंजी जो था, इसने स्टार्ट किया था ये सिस्टम 1822 में, और इस सिस्टम का क्या नाम था, इस सिस्टम का नाम था महलवारी सिस्टम। इससे पहले वाला जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसको हम लोग ज़मींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मींदार लेके आता था रेवेन्यू कलेक्ट करके। और वो किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ये हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया है महलवारी सिस्टम उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। एक और सिस्टम आता है, वो किया था मुनरो ने, ठीक है। तो जो ब्रिटिश टेरिटरी थी साउथ में, अब ये वाला जो मुनरो वाला सिस्टम था ना, ये हमारे देश के सदर्न पार्ट में, सदर्न इंडिया में लगाया गया। अब ब्रिटिश टेरिटरी जो कि साउथ में थी,
वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट इनको भी नहीं पसंद आया, तो इन्होंने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जिसको रियोतवारी सिस्टम कहा जाता है। तो रियोतवारी किसने करा था? रियोतवारी हमारा मुनरो सिस्टम था। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल, बड़े स्केल पे मुनरो ने किया, बट स्मॉल स्केल पे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, तो जो रीड था ना उसने स्मॉल स्केल पे इस मुनरो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा था, है ना। in some of the areas that were taken over by the company after the wars with the टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसके बाद थोड़े बहुत एरिया पे इसने अलेक्जेंडर रीड ने इस वाले सिस्टम को चलाया था। फिर सब्सिक्वेंटली जो थॉमस मुनरो था इसने पूरे के पूरे साउथ इंडिया पर ये जो रियोतवारी सिस्टम है इसको अप्लाई कर दिया था। अब रीड और मुनरो को ये लगा कि साउथ इंडिया में कोई ज़मींदार तो है नहीं, कोई विलेज हेडमैन है जो ज़मींदार है और उससे सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्ट करवा लो, ऐसा तो था नहीं। तो ये देखिए जो मुनरो था और ये रीड था, इसको लगा कि ज़मींदार तो है नहीं, तो यहाँ पर जो कल्टीवेटर्स होते थे ना, जो किसान होते थे वो रियोत से, तो इन्होंने सोचा कि रियोत से ही डायरेक्ट हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे। हु टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, जो सदियों से जनरेशन्स थे, कई अपनी पीढ़ियों से जो लैंड को टिल्ड करके आ रहे हैं, जो जुताई करते आ रहे हैं अपने लैंड पे, उनको रियोत कहा जाता था। उनके फील्ड को केयरफुली इन्होंने इंस्पेक्ट किया, मेजर किया और रिवेन्यू असेसमेंट किया गया कि भाई इससे इतना रिवेन्यू आ सकता है। मुनरो ने ये सोचा था कि ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर, मतलब फादर इमेज होगी प्रोटेक्टिंग रियोट्स अंडर द चार्ज, उन रियोट्स को ये लोग बचाएंगे और सही अपना काम चलाएंगे। बट क्या ही चलना था, इतनी ज़्यादा डिमांड ये करते थे रेवेन्यू की। तो विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में ही नया सिस्टम जो था ना, जो कि इम्पोज किया गया था, वो समझ में आ गया कि ये सही नहीं है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इनकम कमाना चाहते थे। अंग्रेज़ थे, बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लोग लिया करते थे, इतना ज़्यादा हाई डिमांड थी कि पीजेंट्स पे नहीं कर पाए और जो रियोत है ना वो अपने गाँव वाँव छोड़ करके भागने लगे। तो गाँव के गाँव खाली हो गए थे इस रियोतवारी सिस्टम की वजह से। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स जो थे, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑफिशियल थे, वो सोचते थे कि एक नया सिस्टम जो है ट्रांसफॉर्म कर देगा पीजेंट्स को रिच फार्मर्स, बट ये हो नहीं पाया, क्योंकि कैसे ट्रांसफॉर्म कर देगा रिच फार्मर्स में यार, तुम इतना ज़्यादा रेवेन्यू तो उनसे सारा ले ही ले रहे हो। अब नेक्स्ट आता है क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो यूरोप के लिए कुछ क्रॉप्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि क्रॉप्स फॉर यूरोप ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। इससे पहले हमने इस वीडियो में हम लोगों ने 3 सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने महलवारी के बारे में देखा और फिर हम लोगों ने रियोतवारी के बारे में देखा। परमानेंट कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, महलवारी मैकेंजे ने स्टार्ट किया था और रियोतवारी किसने किया था? मुनरो और रीड ने, मुनरो एंड रीड। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी हमें बहुत ज़रूरी है। ये साउथ इंडिया में हुआ था, ये यूपी वाले रीजन में हुआ था और ये बंगाल वाले रीजन में स्टार्ट किया गया था। अब आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनको यूज़ किया गया, कौन कौन सी क्रॉप उगाई गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में वो हम देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।